हेलो स्टूडेंट, जीता चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है स्वतंत्र भारत का राजनीतिक एकीकरण। एक्चुअली में मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। जनरली हम सोचते हैं कि 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री यहीं कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट 1962 तक होती है। तो 1962 तक भारत की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति कैसी थी, बेसिकली भौगोलिक स्थिति को हमें देखना है। तो जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जैसे आज़ादी के बाद हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, ये जो देसी रियासतें थी इनका भारत में किस तरीके से विलय किया गया था। उस समय तक फ्रांसीस और पुर्तगाली जो औपनिवेशिक क्षेत्र भी भारत में थे। तो 1961 तक लगभग 14 वर्ष से ज़्यादा लगे इनको भारत में विलय करने के लिए। तो इस टॉपिक में उन सभी को हम लेकर चलेंगे। तो एकीकरण जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बेसिकली एकीकरण का मतलब मैं शाब्दिक अर्थ बता चुका हूँ, लेकिन एक डायग्राम के माध्यम से भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो देखिए, एक बार फिर बता दूं आपको, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने मेरे पुराने लेक्चर भी देखे होंगे, उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं एक पेपर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर आप पेपर देने की इच्छुक होंगे तो जीत आईएएस के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वो पेपर आप तभी सोल्व कर पाएंगे यदि आप पूरी वीडियो को देखेंगे। तो उस समय जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर, एक ये जो कश्मीर है एक रियासत, ये भारत में उस समय शामिल नहीं थी। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो ये जो सौराष्ट्र तट है, गुजरात के आसपास का क्षेत्र, इसका जो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ एक जूनागढ़ प्रांत होता था। एक आंध्र प्रदेश जो देख रहे हैं आप, वहां पर जो हैदराबाद है, एक रियासत यहाँ भी होती थी और इसके साथ साथ दो उपनिवेशिक क्षेत्र भी थे, जिनमें पुर्तगालियों की बात करते हैं तो पुर्तगाली जो गोवा दमन दीव है ये पुर्तगालियों के पास था, और चंद्रनगर जो कलकत्ता के पास है, माहे और पांडिचेरी ये क्षेत्र है, और जो कालीकट बंदरगाह है, कालीकट इसका जो ये हिस्सा है, यहाँ एक माहे क्षेत्र होता था। यानी भारत तो आजाद हुआ, लेकिन ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये अभी भी भारत के पास नहीं थे। तो भारत को पूर्ण रूप से अखिल तब माना जाएगा, अखिल भारत, या मैं तो ये कहूंगा कि भारत की राजनीतिक एकता तब सिद्ध होगी जब ये सब भारत में मिल जाएंगे। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं, एकीकरण। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत में किस तरीके के प्रांत थे। तो स्वतंत्रता, देखिए जो स्वतंत्रता है के समय भारत में तीन प्रकार के क्षेत्र थे। एक क्षेत्र तो ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत से तात्पर्य है जहां अंग्रेजों का शासन होता था। तो देखिए, जो ब्रिटिश प्रांत हैं इनका जो आजादी से पहले शासन चलता था, ये जो लंदन है, लंदन में एक इंडियन ऑफिस था, इंडियन ऑफिस वे भारत का एक गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल, इसके द्वारा ये ब्रिटिश प्रांत शासित होते थे। तो 1947 में जब अंग्रेज चले गए तो ये जो ब्रिटिश प्रांत थे ये भारत को मिल गए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा, यहां पर प्रिंसली स्टेट थे जिन्हें हम देशी रियासत कहते हैं। देशी रियासत, देखिए देशी रियासत से तात्पर्य ये है यहां पर देशी रजवाड़ों का शासन होता था। जैसे हमने मिडवल हिस्ट्री में देखा है, एंसेंट हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि जब भारत डिसेंट्रलाइज होता था, भारत के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग राजाओं के शासन होते थे। तो इसी तरीके से यहां भी कुछ देशी राजाओं के शासन है। तीसरा, भारत में उस समय फ्रांस और जो पुर्तगीज है या पुर्तगाली हैं, इनके औपनिवेशिक क्षेत्र थे। औपनिवेशिक क्षेत्र एक्चुअली में जब मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं हम, स्टार्टिंग में यूरोपियनों का जो भारत में आगमन हुआ था, जिसमें पुर्तगाली आए, डच, अंग्रेज और फ्रांसीस। ये जो डच थे, 1759 में एक वेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, जिसमें डचों की हार हुई और ये इंडोनेशिया आदि चले गए। अब पुर्तगाली, फ्रांसीस और जो अंग्रेज बचे, भारत पर मोनोपोली स्थापित करने के उद्देश्य से ये तीनों शक्तियां संघर्षरत रही और इसमें अंग्रेज विजयी रहे। तो अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, लेकिन फ्रांसीसियों के पास और पुर्तगालियों के पास भी भारत के अंदर कुछ क्षेत्र थे जिनकी मैं आगे जाकर चर्चा करूंगा।
तो जो ब्रिटिश प्रांत थे जहां अंग्रेजों का शासन होता था, आजादी के बाद ये हमें मिले, लेकिन अभी जो देसी रियासत हैं अब हम इन पे चर्चा करेंगे। देखिए, देसी रियासत टॉपिक को समझाने से पहले देसी रियासत में जो रहने वाले लोग थे या जो शासक थे उनकी एक पृष्ठभूमि पे मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर एक्चुअली में अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारत में पहला रिवोल्ट हुआ, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे कानपुर के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो नाना साहब और उनके एक सहयोगी थे तात्या टोपे ने किया। तो नाना साहब तो नेपाल चले गए और ये तात्या टोपे झांसी की रानी की मदद करने के लिए पहुंचा। ग्वालियर के सिंधिया ने मुखबरी की और तात्या टोपे को मरवा दिया। अर्थात 1857 के विद्रोह में इन देसी रियासतों ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध एक तूफान आया था उसमें एक दीवार का काम किया, यानी अंग्रेजों की सिंपैथी लेना चाहिए। यही कारण था कि 1858 में जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लाया गया था उसमें महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी उसमें यह कहा गया था कि देसी रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा। फिर इस तरीके से दौर चलता रहा। 1930 से 32 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया। उसमें जो बातें कही गई थी उनको 1935 के एक्ट में उनकी व्यवस्था थी। ये जो 1935 का एक्ट था इसमें बात की गई थी एक इंडियन यूनियन यानी भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया था इस एक्ट में ये 1937 में लागू हुआ और इसमें देसी रियासतों ने शामिल होना पसंद नहीं किया। एक्चुअली में भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा या अखिल भारत का निर्माण किया जाएगा, ये इसमें व्यवस्था थी जो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों से मिलकर होना था। यानी अखिल भारत तब बनेगा जब ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ देसी रियासतें भी उसमें शामिल हो जाएंगी। लेकिन उसमें यह भी कह दिया गया कि जो देसी रियासत इसमें शामिल न होना चाहिए वो स्वतंत्र रह सकती है, तो वो शामिल नहीं हुए और ये असफल रहा। देखिए 1938 में एक्चुअली में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है ये हरिपुरा में हुआ था और हरिपुरा बेसिकली गुजरात में पड़ता है। ये क्वेश्चन भी पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि हरिपुरा किस स्टेट में है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसमें जब मूवमेंट चल रहा था जो हमारे आंदोलनकारी थे उन्होंने इस अधिवेशन में देसी जो राज्य हैं उनके राजाओं को भी आमंत्रित किया। इसके बाद इस अधिवेशन के बाद इन देसी रियासतों में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने नागरिक अधिकारों की मांग की और उत्तरदायित्व शासन हो इसकी भी मांग की। वो एक्चुअली में ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मूवमेंट भारत के अंदर चल रहे हैं, भारत आजाद हो जाएगा, यहाँ डेमोक्रेसी आएगी और यहाँ पर क्या है, यहाँ राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम था और मोनार्की सिस्टम है, राजा का पद वंशानुगत है अर्थात वहां पर डिक्टेटरशिप है। तो ऐसी स्थिति में देसी रियासत में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलेंगे, तो इसलिए उन्होंने अधिकारों की मांग की। लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम भविष्य में सामने उस समय नहीं आया। फिर इसके बाद 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जो देसी रजवाड़े हैं इन पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी जाएगी और 3 जून 1947 को जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसने एक योजना पेश की थी जिसे मनबाटन योजना भी कहते हैं। तो इसमें उसने घोषणा ये की थी देसी जो रजवाड़े हैं उन पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यदि वो भारत में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में शामिल होना चाहें तो वो शामिल हो सकते हैं। तो देखिए इस समय ये जो देसी रियासतें हैं उस समय भारत के अंदर इनकी जो संख्या थी 562 थी और इनके पास भारत का लगभग 40% भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र, और यहाँ भारत की लगभग 25% पॉपुलेशन रहती थी। तो उस समय जो देसी रियासतों का भारत में विलय किया जाना था इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। तो अब हम यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर एक नजर डालेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल एक्चुअली में जब भारत के अंदर अंतरिम सरकार बनाई गई थी, अंतरिम सरकार, मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा कि अंतरिम सरकार क्या होती है। देखिए जब किसी नए स्टेट का जन्म होता है या किसी नए देश का जन्म होता है
तो उसमें जो नॉमिनेट गवर्नमेंट होती है बेसिकली वही अंतरिम गवर्नमेंट है। तो इस अंतरिम गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्ट्री थी, गृह विभाग, ये गृह विभाग पटेल जी को दिया गया था, पटेल जी को दिया गया। ये पटेल जी भारत के पहले डिप्टी पीएम भी रहे हैं। तो इनके निर्देशन में एक राज्य मंत्रालय बनाया गया, स्टेट मिनिस्ट्री राज्य मंत्रालय बनाया गया। राज्य मंत्रालय से तात्पर्य यह है यानी देशी रियासतों का एक विभाग बनाया गया और इसका दायित्व भी पटेल के पास था। तो पटेल और एक इनके पर्सनल सेक्रेटरी होते थे सचिव, और सचिव का नाम था वीपी मेनन। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पटेल के जो सचिव थे उनका नाम क्या था, वीपी मेनन। तो पटेल जी का काम यह था, जो भारत डिसेंट्रलाइज है यानी जो 562 देशी रियासतों के बारे में मैंने बताया उनका भारत में विलय करना था। तो पटेल जी ने सामदाम दंडभेद की नीति अपनाई और जो देशी रियासतें हैं उनकी राष्ट्रभक्ति को ललकारा, और उन्होंने उनका आजादी से पहले यानी 15 अगस्त से पहले भारत में विलय कर दिया। लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसी थी जिनमें जूनागढ़, एक कश्मीर है, कश्मीर, और एक हैदराबाद है, हैदराबाद। इन्होंने बेसिकली स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद ये 3 जो देशी रियासतें हैं, मेन 3 देशी रियासतें हैं, अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है थी उस समय। तो इनका भारत में विलय किया जाना है। तो मैं एक एक देशी रियासत को यहां पर लेकर चलूंगा। तो हम लेकर चलेंगे जूनागढ़। देखिए ये जो जूनागढ़ है ये गुजरात एक्चुअली में सौराष्ट्र प्रांत में गुजरात है। ये जो गुजरात है इसका साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। ये यहां पर है जूनागढ़, और इस जूनागढ़ का जो शासक था नवाब, उसके अधीन 2 अन्य राज्य थे। उनमें एक का नाम था मंगरोलिया, मैं लिख देता हूं, बड़ा सा लिखता हूं, मंगरोलिया, और एक था बाबरियावाड़। देखिए एक्चुअली में जूनागढ़ का जो शासक है ये मुस्लिम है और इसका नाम है नवाब मोहम्मद महाबत खान। लेकिन यहां की जो पॉपुलेशन है लगभग 80% पॉपुलेशन यहां की हिंदू थी। एक्चुअली में जब भारत में विलय किया जा रहा था देशी रियासतों को, तो नवाब ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। लेकिन अब ये पाकिस्तान में विलय होना चाहता है, पाकिस्तान में, और इसने अपना एक लॉजिक भी दिया है। चूंकि ये समुद्री तट पाकिस्तान को छूता है तो इसकी इच्छा जो है बेसिकली पाकिस्तान में जाने की थी। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में जाता है तो भारत के सामने एक जघन्य समस्या ये आएगी, भारत में सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक दंगे हो सकते थे। उसका रीजन ये था चूंकि पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा किया गया था वो धर्म के आधार पर, चूंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और ये एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। यदि जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय होगा तो ऑब्वियसली सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना थी। एक दूसरी बात यह है, ये जो नवाब है इसके अधीन 2 छोटे से राज्य थे, छोटे राज्य जो इसके अधीनस्थ थे। मैंने अभी भी बताया आपको, मंगरोला या मंगलोरिया, मंगरोला है बेसिकली इसके नाम, और दूसरा बाबरियावाड़ है, बाबरियावाड़। यहां के जो लोग थे इन्होंने जूनागढ़ से स्वतंत्रता या अलग होने की बात की और भारत में शामिल होने की बात की कि हम तो भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे में इस नवाब ने क्या किया, सैन्य कार्यवाही करके इन दोनों ही राज्यों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। इन्होंने भारत सरकार से अपील की तो भारत सरकार ने जूनागढ़ पर दबाव बनाने के लिए जो यहां पर कोयला और ईंधन की सप्लाई होती थी उसे काट दिया। इसके साथ साथ भारत सरकार ने इन दोनों राज्यों पर जब सैन्य कार्यवाही की तो अपने अधीन ले लिया। तो ऐसे में
जूनागढ़ का जो शासक था नवाब, उस पर एक दबाव बनाया गया कि तुम जनमत संग्रह कराओ। तो यहां पर 1948 में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह, देखिए जनमत संग्रह का मतलब होता है यहां के लोगों की इच्छा जानना, इंडिविजुअल पूछा जाना कि तुम पाकिस्तान में जाना चाहते हो या भारत में। तो यहां 80% जो लोग थे उन्होंने भारत में विलय की बात की और जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनमत संग्रह के आधार पर किस देशी रियासत का विलय किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, जनमत संग्रह जूनागढ़ है। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो वहां एक ऑपरेशन पोलो यानी सैन्य कार्यवाही के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ का शासक कौन था। अब जूनागढ़, अब हम यहां पर जो कश्मीर है, कश्मीर को लेकर चलेंगे। कश्मीर, देखिए जो कश्मीर है, ये अगर कश्मीर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो चूंकि यहां पर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, तो कश्मीर भी पाकिस्तान को छूता है। जूनागढ़ का जो क्षेत्र था ये भी पाकिस्तान को छूता है, लेकिन जो यहां हैदराबाद आएगा वो पाकिस्तान को नहीं छूता था। अब कश्मीर का जो शासक है उसका नाम राजा हरि सिंह था। हरि सिंह ये हिंदू है, लेकिन यहां की जो पॉपुलेशन है अधिकांश वो मुस्लिम थी। मुस्लिम, जब भारत का एकीकरण किया जा रहा था आजादी से पहले, वही 47 का दौर था, तो हरि सिंह को भी कहा गया था, लेकिन हरि सिंह ने ना पाकिस्तान में और नहीं भारत में शामिल होने की बात की, बल्कि वो बिल्कुल मौन रहा। मौन अर्थात इसकी इच्छा थी कि मैं स्वतंत्र हूं। तो ऐसे में जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान की सेना और यहाँ के जो कबायली हैं, उन्होंने इसका लाभ उठाया और हरि सिंह का जो राज्य था कश्मीर, चूंकि ये पाकिस्तान को छूता है, तो पाकिस्तान में उन्होंने घुसपैठ कर ली, और कश्मीर का एक छोटा सा जो हिस्सा था उस पर अधिकार भी कर लिया। तो ऐसे में चूंकि हरि सिंह पाकिस्तान का मुकाबला अकेला नहीं कर सकता था, तो इस हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को, देखिए शेख अब्दुल्ला को दिल्ली भेजा, अर्थात वो भारत की सहायता चाहता था और विलय पत्र पर, भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात हुई, अर्थात हरि सिंह भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गया और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का जो विलय था वो भारत में कर दिया गया। लेकिन हरि सिंह ने कुछ अधिकार भारत सरकार को दिए और शेष अधिकार अपने पास रखे। तो जो अधिकार दिए थे उनमें कम्युनिकेशन यानी संचार, रक्षा और विदेशी मामले, केवल ये 3 अधिकार ऐसे थे जो भारत सरकार के पास थे, जो हरि सिंह से बात हुई थी। तो 1952 में एक दिल्ली समझौता हुआ था इसके साथ, और इस समझौते के द्वारा ये जो कश्मीर था इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसका जो विशेष दर्जा था यह समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो जम्मू कश्मीर है वो पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बन गया और आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए अब हमने चर्चा की है यहां पर कश्मीर के ऊपर और जूनागढ़। अब हम लेकर चलेंगे हैदराबाद को। हैदराबाद, देखिए जो हैदराबाद है इसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश की लोकेशन है, और जो देशी रियासतें थी उनमें सबसे बड़ी देशी रियासत यही थी और सबसे समृद्धशाली भी थी, काफी बड़ा एरिया इसमें आता था। हैदराबाद की जो जनता इसमें अधिकांश हिंदू थे, लेकिन यहां का जो शासक होता था, ये एक मुस्लिम था। इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, इसका नाम है निजाम उस्मान अली। देखिए पटेल ने और लोगों की सहायता से भारत सरकार और इस नवाब के बीच एक मध्यस्थता का काम किया, लेकिन इसे प्रॉपर कोई सफलता नहीं मिली थी।
इस निजाम जो देख रहे हैं निजाम, इसे पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था जिन्ना, इसे जिन्ना का भी सहयोग मिल रहा था। जिन्ना ने इसे आश्वासन दे रखा था कि तुम स्वतंत्र हो। लेकिन हमारे सामने एक समस्या बहुत खतरनाक तब साबित हुई जब एक मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन था, कट्टरपंथी एक संगठन था, इसने वहां के हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। विलय के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 को यहां पर भारतीय सेना को अपॉइंट किया और एक ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो चलाया। पोलो, इसमें खूनी संघर्ष भी हुआ, खूनी संघर्ष हुआ और ये ऑपरेशन 4 दिन तक चला। तो इसमें अब ये जो निजाम था, इसे लग रहा था कि भारतीय सेना के सामने तुम्हें सफलता तो नहीं मिलेगी, इतने अब आत्मसमर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। भारत सरकार ने भी निजाम को अपमानित न करके बल्कि पुरस्कृत करते हुए इसे हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो देखिए, हैदराबाद का विलय भी किया गया, लेकिन ध्यान रखना है सैनिक कार्यवाही के द्वारा विलय हैदराबाद का किया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का किया गया था, ये ध्यान रखना है। तो जो 3 ये बड़ी रियासतें थी, 48 तक इनका विलय कर लिया गया, लेकिन अभी भी अखिल भारत का निर्माण नहीं हुआ है। वो तब होगा भारत का प्रॉपर जब फ्रांसीस और पुर्तगाली भारत से चले जाएंगे। तो अब हम लेकर चलेंगे फ्रांसीस और उसके बाद पुर्तगाली। इन यूरोपियनों में सबसे पहले हम पुर्तगाली को लेकर चलेंगे। पुर्तगाली, देखिए जो पुर्तगाली हैं, इनके पास भारत के 3 प्रांत हैं। ये तीनों वेस्टर्न सी कोस्ट में हैं, जिसमें गोवा है, गोवा, दमन और दीव। यहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था। भारत सरकार ने इस सीमा विवाद को निपटाने के लिए पुर्तगालियों के साथ कई बार वार्ता की, लेकिन पुर्तगाल की जो सरकार थी उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, यहां पर जो शासन है ये पुर्तगालियों का है, लेकिन यहां पर जो जनता रहती है वो भारतीय थी। उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन किया। तो यहां की जो सरकार थी, उन्होंने इस आंदोलन को कठोरता से कुचल दिया। तो ऐसे में भारत सरकार ने 17 दिसंबर 1961 को गोवा पर अधिकार करने के लिए सैन्य कार्यवाही की। तो गोवा का जो गवर्नर जनरल था उसने आत्मसमर्पण कर दिया और ये जो पुर्तगाली ये जो 3 क्षेत्र थे ये भारत के हिस्से 61 में बन गए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा एक 12वां संविधान संशोधन है जो 1962 में हुआ था। उस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। अब फ्रांसीस देखते हैं। फ्रांस, ये जो फ्रांसीस थे इनके पास भी 3 क्षेत्र थे, यानी भारत के 3 छोटे से प्रांत थे। उनमें एक चंद्रनगर है। चंद्रनगर बेसिकली ये वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, चंद्रनगर। एक पांडिचेरी है, पांडिचेरी जो साउथ में है, केरल के ऊपर। और एक माहे है, माहे यानी जो कालीकट बंदरगाह है वो एरिया है। यहां पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो फ्रांसीसियों के साथ एक लंबी वार्तालाप चली और 1954 में इन्होंने फ्रांसीसियों ने ये क्षेत्र खाली कर दिए। तो देखिए, 54 में फ्रांस का एरिया मिला, 61 में पुर्तगालियों का मिला। कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वो 47 में मिला और हैदराबाद, जूनागढ़ 48 में मिला। तो भारत का पूर्ण रूप से जो एकीकरण हुआ वो 1961 में हुआ था, यानी 47 से लेकर 1961 तक, यानी लगभग 14 वर्ष का समय लगा भारत का एकीकरण होने में। तो देखिए, यहां पर कौन सा शासक था, किसका विलय कब किया गया, कहां पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जैसे मैंने अभी बताया आपको हैदराबाद में चलाया गया था, कहां पर सैन्य कार्यवाही हुई थी और कहां पर जनमत संग्रह हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया है और आप लाइक और कमेंट के माध्यम से आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
ओके, थैंक यू।